स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको एक टेस्ट सीरीज करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक न्यू सीरीज के अंतर्गत ये करवाए जा रहे हैं, जिसमें देख लीजिए आप लोग का ये सारा टॉपिक जो है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लगभग सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और ये MCQ होगा विथ फुल एक्सप्लानेशन, यानी संपूर्ण व्याख्या के साथ इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न और उत्तर करवाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इस सीरीज में कि आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। जैसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का बुक है, तो इसमें आपको पहला टॉपिक हो जाएगा भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा हो जाएगा उद्देशिका से हो जाएगा। तो इसी तरह से करके एक एक करके इसमें आपको टॉपिक वाइज इसका टेस्ट करवाया जाएगा विद संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या फिर विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज उन सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि इस न्यू सीरीज में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से चैप्टर से कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे पूरा उसका सिलेबस है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। और करंट अफेयर्स का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ वो स्टार्ट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा कुछ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज है। तो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज चलाया जाए, तो आज उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो है ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। चलिए, यहाँ पे हमारा अध्याय 1 खुल गया है और यहाँ का आज का जो टेस्ट का टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन जो मैं करूँगा वो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होगा, तो वो साथ में ही आप नोट करते जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाता 1974। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे, तो सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट करते स्कैन करते समय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इस क्वेश्चन को केवल 2 नंबर को के लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दूसरा का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों, जिसमें गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसी अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पे दो कार्य हुआ था, एक बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ इसी अधिनियम के तहत किया गया था, 1892 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा में यहाँ पे आपको मिलान करना है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका जो सूची हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियंत्रक मंडल की स्थापना। ठीक है, तो ए का यहाँ पे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ए का यहाँ पे हो जाएगा 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो जाएगा, तो अभी आप लोग को बताए हैं। तो बी का हो जाएगा 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी का 1। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो सी का यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, चार्टर अधिनियम 1813। और लास्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो इसका आपका हो जाएगा चौथा, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, एक चीज़ और है, नोट कर लीजिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। वहीं पे अगर चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो ये दोनों 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत इसमें प्रावधान किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए चार्टर अधिनियम 1833, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरह से इसका अन्य जो है वो उपयोगी इसका तथ्य है। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। 5वां बोरा किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 5वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इसके इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो एक क्वेश्चन और इससे निकल के आ गया कि दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका भी हो जाएगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोला जा रहा है
क्वेश्चन कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी? तो सातवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था और अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां नंबर बोल रहा है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। 10 नंबर बोल रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से। और कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है और अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को मिलाया गया है, जिसमें राज्य के संविधान के तत्व और देश जिससे लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये तो आयरलैंड हो जाएगा, ए का आयरलैंड, ए का तीसरा। और जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये जो आपका लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑप्शन 5 है, तो इसमें 4 में ही मिलान करना है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है कि भारत में। तो 12 का यहाँ पे देख लीजिए, 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था में ये भिन्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटिश संसद में हो गया। जबकि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से और भारत की अगर तुलना करें तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये अलग है, क्योंकि ब्रिटिश में ये पुनर्विलोकन नहीं है जबकि भारत में ये लागू है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 13 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये जो कथन है ये सत्य है, बाकी सभी इसमें असत्य है। तो देखिए, प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति। ये सब अमेरिकी संविधान परिसंघ की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो 14 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो 15 का ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में हुए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था और देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए थे। तो इसका एक इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 नंबर बोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका जन्म जो हुआ था वो 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। तो ये पूरा डेट वाइज आप लोग इसे याद रखिएगा और कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था, ये सारा कुछ आप लोग स्थान भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि जैसे सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 बोरा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो 18 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया तथा संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग जो था वो शामिल नहीं हुआ था अतः बैठक में 389 यानी कि 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। उसके बाद दूसरी जो बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया जाता है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना
किसने प्रस्तुत की? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 नंबर बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए 20 नंबर का। तो यहां पे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो ये थे आपका, यहाँ पे याद रखिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी थे। उसके बाद आइए प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा K.M. मुंशी। ठीक है, यानी कि आपका ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, बी का जो है वो हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे देख लीजिए सी बोरा राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका हो जाएगा वीटी कृष्णमाचारी 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो इसके हो जाएंगे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा आपका ये हाँ, इसका आपका इसमें छूट गया है। ठीक है, तो इसका सबका मैंने एक एक करके बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन जो था इसका मिलान करने वाला वो छूट चुका है स्कैन करने के दौरान, तो इसका हम फिर से एक बार बता देते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो ये थे K.M. मुंशी। उसके बाद तीसरा ये राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो इसके जो सदस्य थे ये थे वीटी कृष्णमाचारी। और चौथा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 21 नंबर में। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन में 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। संविधान सभा के लिए इनमें चुना गया था तथा स्थानों का जो आवंटन था वो प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम याद रखिएगा, सर बेनेगल नरसिंह राव BN राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य इसमें से कौन कौन से थे? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, यानी कि N. गोपाला स्वामी अयंगर और
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य, अगर टोटल पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर को लगा करके टोटल 7 सदस्य इसमें शामिल थे। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, उनका नाम इस प्रकार है। पहला है एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरे हैं के एम मुंशी, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें हैं बी एल मित्र, ठीक है, और छठे हैं डीपी खेतान। यहाँ पे नोट कीजिएगा 2 चीज़ कि बी एल मित्र जो थे इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था और उसके पश्चात इनके जगह एन माधव राव को इस पद पर शामिल किया गया। और उसके बाद डीपी जो खेतान है छठे, इनकी मृत्यु के पश्चात फिर इनके पद पर टी कृष्णमाचारी ने संभाला था इनका पद। तो 2 लोगों का इसमें फेरबदल किया गया था बाद में। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोल रहा है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 बोल रहा है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो 26 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1950 ईस्वी में। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोरा निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 27 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोरा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का इसमें संकल्प लिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही कारण है कि 26 जनवरी संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में और उसके तथ्यात्मक संपूर्ण व्याख्या के साथ मैंने इसमें डिटेल में बता दिया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और समझने में दिक्कत ना हो। तो इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उससे भी आपका 3-4 क्वेश्चन उसमें भी बन जाता है। अतः आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार जितने बार भी हो सके, आपको जब तक अच्छे से समझ में आ सके तब तक आप लोग बार बार इसे रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अन्यथा इसे एक बार भी देख सकते हैं अगर आपको जल्दी से समझ में आ जाता है तो इस तरह से करके हमारा ये टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे अध्याय 1 का कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन दिया गया है और खास करके इसका जो संपूर्ण मैंने व्याख्या किया है ये और भी महत्वपूर्ण इस टेस्ट सीरीज को बना देता है। तो अगर आप लोग विभिन्न कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा
कि ये सीरीज जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों ने इसका एक झलक देख चुका है अध्याय 1 में कि कितना ये महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इस तरह से करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड नहीं किया जाएगा। अतः आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अध्ययन में इसका लाभ उठाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।